ये है मेटल और नॉन मेटल का पार्ट थर्ड। इसमें आज हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक हेडिंग दिया है, मेटल वर्सेस नॉन मेटल। मेटल वर्सेस नॉन मेटल मतलब ये जानेंगे कि पहले वाले चैप्टर में क्या देखा पार्ट वन में कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं। तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। वो चीज़ बताया, लेकिन क्या केवल वही क्वालिटी ही सिर्फ डिसाइड करेगा मेटल होने के लिए और नॉन मेटल होने के लिए? क्या यही सिर्फ बुक में है? नहीं, और भी कुछ जानने पड़ेंगे। मेटल का कुछ और भी क्वालिटी है, नॉन मेटल का कुछ और भी क्वालिटी है। और मैंने कल ये भी पढ़ाया था कि मेटल और नॉन मेटल का सारा रिएक्शन तो सारा पढ़ लिए। मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ये सब नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, मेटल का एसिड और वाटर के साथ किस तरीके से करता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि मेटल में क्या क्या विशेषता होती है, नॉन मेटल में क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ ये जो खंड है ये दिया मेटल, एक तरफ है नॉन मेटल, एक तरफ है इसका प्रॉपर्टी, किस क्या प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। जो मेटल है, मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलिबिलिटी का मतलब ये चीज होता है कि कोई मान लो मेटल है, इसको मार इतना ना, इसको हथौड़ी से मारो 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 कि चदरा और बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए। मेटल का ये क्वालिटी होता है, इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इसमें ये होता है कि अगर कोई मान लो कि छोटा सा मेटल है, इसको इतना ना मारता है लोहार, एक मेटल का पहचान है। अगर ये मेटल होगा तो इससे इतना बड़ा भी बना सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो उसका मोटाई कम हो जा रहा है, चौड़ाई बढ़ जा रहा है। तो मेटल को किसी सीट में बदलने का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को कहते हैं मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी मतलब क्या? मेटल कैन बी हार्मेड, मतलब हैमर्ड, मतलब कि हथौड़ा से मार सकते हैं। ऐसे अल्मुनियम, आयरन, ये सब ऐसा मेटल है, मेटल का ये है कि इसको छोटा चीज से बड़ा चीज बना सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है अल्मुनियम और आयरन। लेकिन क्या हर एक मेटल में ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। जितना भी गुण देखते जाएंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल के अंदर, एक्सेप्शन भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। हर एक मेटल को तुम सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केवल 3 ऐसा मेटल जिसको नहीं कर सकते, बाकी जितना मेटल बचेगा सबको कर सकते हैं। जिंक, आर्सेनिक और मरकरी। जिंक, आर्सेनिक या मरकरी, ये ऐसा मेटल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं वो कर सकते हैं, मेलेबिलिटी नहीं हो सकता है, उसको चदरा में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉन मेटल का क्या पहचान है? नॉन मेटल में क्या है मेलेबिलिटी का? तो नॉन मेटल जो भी होगा वो आसानी से क्या होगा? टूट जाएगा। वो आसानी से क्या होगा? टूट जाएगा। नॉन मेटल बहुत ही नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, वो आसानी से टूट जाता है। जबकि मेटल बहुत ही मजबूत होता है, यही पहचान है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, सल्फर और फास्फोरस, ये थोड़ा सा क्या होता है? हार्ड होता है, ये थोड़ा टूटता नहीं जल्दी। तो पहला मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में यही याद रखना है कि मेलेबिलिटी मतलब होता है जब किसी मेटल को हैमर्ड किया जा सकता है, एक सीट में बदल दे। अल्मुनियम, आयरन, लेकिन एक्सेप्शन है जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, इसको हम लोग, ये ऐसा मेटल जिसके अंदर मेलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा। नॉन मेटल में आए तो नॉन मेटल क्या है? मेलिएबल नहीं होता है। क्या लिखोगे? नॉट मेलिएबल, बट मेटल इज मेलिएबल। लेकिन इसका नॉट मेलिएबल, ठीक है ना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। सॉरी, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये सब देख लो। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? सलाई का तिल्ली देखते हो, फास्फोरस का बना रहता है। उसको सीड बना दोगे, चूरन जैसा रहता है, जो ऐसे रहता है, इसके ऊपर जो रहता है वही ना फास्फोरस है। अब आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी मेटल से हम तार बना दें, इसी प्रॉपर्टी को, मेटल की इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेलेबिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू शीट। तो जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल है, कॉपर का तार मिलता है बाजार में। अल्मुनियम मेटल है,
एसी में एल्युमिनियम का तार ही लगा रहता है। लेकिन क्या हर एक मेटल से हम लोग हर एक तार बना सकते हैं? क्या हर एक मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पाया जाएगा? तो बोलना नहीं। जो आपका इसका एक्सेप्शन है मरकरी और जिंक। मरकरी और जिंक ऐसा है, ये ना ही मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही मेलेबिलिटी। ना ही मरकरी और जिंक से हम लोग तार बना सकते हैं, ना ही मरकरी और जिंक से हम लोग शीट बना सकते हैं। याद हो गया? अब आते हैं इधर नॉन मेटल की ओर। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है, इसमें सब जैसे आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब कोई भी नॉन मेटल हो नॉन डक्टाइल, मतलब किसी नॉन मेटल से आप तार नहीं बना सकते हैं। ठीक है? इतना सॉफ्ट होता है, इधर टूट ही जाएगा। तार तो मजबूत होना चाहिए ना। ये नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं होता है, इसे सीट भी नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है? तो याद हो क्या कि मेटल मत डक्टिलिटी मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसे हम लोग तार बना सकते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जैसे कॉपर एल्युमिनियम। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या? मरकरी जिंक ऐसा मेटल है जो कि ना ही डक्टिलिटी शो करता है, ना ही मेलिबिलिटी। और जो नॉन मेटल है ना ही डक्टाइल है, ना ही मेलिएबल है। अब आते हैं हार्डनेस। तो पता ही हो जाना चाहिए, मेटल हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक्सेप्शन याद रखना है। मेटल के बारे में बोले हार्ड है, अब मान लो जैसे गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब क्या है? मेटल है। देखो हार्ड है कि नहीं है? मोड़ लोगे हाथ से। आयरन, ये सब क्या है? हार्ड है, मेटल है। लेकिन दो ही ऐसा मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट है। एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है पोटासियम। ये इसको Na से डिनोट करते हैं, इसको K से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल। सोडियम और पोटासियम के बारे में याद रखना है 4 बातें। फिलहाल हम बाद में बताएंगे 4 बातें। अभी यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि सोडियम और पोटासियम ऐसा चीज है, ऐसा मेटल है कि जो बहुत ही सॉफ्ट है। इसको इतना सॉफ्ट है कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू से भी कट जाएगा। अच्छा, तो इसका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। है, पूछेगा ऐसा कौन सा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। अब इसका ट्रिक क्या है? तो इसका देखो, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, वही सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। ये जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वही सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। इसे याद कर लो ट्रिक। इसको चाकू से काट सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी मेटल को आप चाकू से नहीं काट सकते क्योंकि बहुत ही हार्ड होगा। अब आते हैं नॉन मेटल की ओर। तो जब मेटल सॉफ्ट है तो नॉन मेटल क्या होना चाहिए? मेटल हार्ड है यानी कि कठोर है, तो नॉन मेटल क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन एक ही ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो कि क्या है, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, वो है डायमंड। डायमंड देखो, डायमंड किसका फॉर्म है? कार्बन का ही फॉर्म है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ाए थे। कार्बन का एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलोट्रॉप्स है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो एक तरीके से समझ जाओ भी नॉन मेटल है। तो ये डायमंड आपके बारे में याद रखना कि डायमंड एक्सेप्शन है कि डायमंड जो क्या है, बहुत ही हार्ड है नॉन मेटल। जबकि सारा नॉन मेटल क्या होता है? सॉफ्ट। तो याद हो गया। अभी इसमें क्या पढ़े हम लोग? यहाँ पे देखते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस में क्या पढ़े कि मेटल जो होता है अधिकांश क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन केवल 2 मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, वो है सोडियम और पोटेशियम। इसका ट्रिक से भी याद करा है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसी को चाकू से भी काटते हैं। फिर से सारा जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होता है, केवल डायमंड को छोड़ के। तो अभी हमने मेटल नॉन मेटल में 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस। समझ में आ गया? और भी प्रॉपर्टी है मेटल नॉन मेटल में, डिफरेंस करके पढ़ना। अब एक है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है? आवाज। जब इसको गिराएं तो आवाज आए, उसी को बोलते हैं सोनोरिटी। आते हैं मेटल की ओर। गेस कर सकते हैं क्या बिना देखे कि मेटल में सोनोरिटी होगा कि नहीं? सोना है, चांदी है, तांबा है, इसको नीचे गिरेगा तो छन देकर आवाज करता है कि नहीं करता है? तो सोनरस मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड। तो सारा मेटल क्या कर सकता है? साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, केवल मरकरी को छोड़ के। बार बार मरकरी एक्सेप्शन में क्यों आ जा रहा है? तब मरकरी एक्सेप्शन में क्यों आ जा रहा है हम बाद में बताएंगे। क्योंकि HNO3 से नहीं। अब यहाँ पर देखो, जो एक नॉन मेटल है क्या है? नॉन सोनरस है। तो नॉन मेटल ना ही
मेलिएबल है, ना ही ना उससे ही सीट ductility। बना सकते हैं, ना ही डक्टिलिटी है, ना ही उससे वायर बना सकते हैं, ना ही ये सोनरस है क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही ये हार्ड है, क्या है, सॉफ्ट है। जो मेटल उसका अपोजिट प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो हमें इसमें क्या पढ़ा कि सोनरस का मतलब होता है कि आवाज़ प्रोड्यूस करना। तो मेटल में ये क्वालिटी है, मेटल सोनरस है, मेटल आवाज़ प्रोड्यूस करता है केवल मरकरी को छोड़ के। जबकि जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनरस है, कोई भी नॉन मेटल आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनिंग। गोल्ड को देखो, सिल्वर को देखो, चमकता है, क्या है, लस्टर। तो सारा मेटल जो होता है वो क्या है, लस्ट्रस है, शाइनिंग है, चमकता है। लेकिन जो सारा नॉन मेटल है वह उदास है, नहीं चमकता है। केवल एक ही नॉन मेटल चमकता है, उसका नाम है आयोडीन। एक्सेप्शन याद रखना है। पूछेगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, तो क्या है, आयोडीन। क्या है, आयोडीन। नमक देखो, उसमें आयोडीन रहता है। नमक चमकता नहीं, थोड़ा सा धूप में नहीं चमकता है, देखो क्रिस्टल, तो उसमें आयोडीन रहता है, तो वो चमकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी मेटल हो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसा मेटल, यहाँ से एग्जाम में भयंकर क्वेश्चन पूछता है, कई बार कंपटीशन में 10th में सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है वीवीआई। कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, बीबीआई लिख ले, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, बस, सॉरी, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। चूंकि हमारे अनुसार तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, वही एग्जाम में पूछेगा। जैसे सोडियम, पोटासियम, मरकरी, गैलियम, सीजियम, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसका वो है कम बॉइलिंग पॉइंट है ये गैलियम, सीजियम, सोडियम, पोटासियम। इसको हम ट्रिक से भी आगे याद करेंगे, अभी बस इतना याद रखें कि इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ये ऐसा मेटल है जिसका कम है। कभी पूछ दे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देता है, आंसर होगा टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन। पहले के जमाने में पीला वाला बल्ब आता था, 100 पावर वाला बल्ब, वैसे घर में लगा रहता था, ये वाला बल्ब। इसके जो बीच में जो होता है यही टंगस्टन का, वैसे देखना वायर टाइप का बना रहता है, बीच में वही होता है टंगस्टन। क्या जल्दी पिघलता है वो, नहीं ना पिघलता है। बॉल में जाके देखना, 100 रुपया वाला, 10 रुपये वाला बॉल में 100 वाट का, तो वैसे को कहता है टंगस्टन। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उसी का है। अब पूछे कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सोडियम, पोटासियम, मरकरी, गैलियम, सीजियम। याद हो गया। नॉन मेटल क्या है, तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो नॉन मेटल का क्या होगा, कम। लेकिन एक ही ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे डायमंड। डायमंड हम लोग पहनते भी हैं, अगर इसका भी कम हो जाएगा तो मान लो आदमी कोई हाथ में डायमंड पहना हुआ है, आँख के पास जाए तुरंत गल जाएगा डायमंड। जबकि ऐसा नहीं होता, होता है क्या ऐसा, इसका मतलब डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अभी एक्सेप्शन में डायमंड 2 जगह आया है। पूछे मेटल तो इसे सबसे सॉफ्ट, नॉन मेटल तो इसे सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, वह डायमंड। फिर एक जगह और डायमंड आया एक्सेप्शन में, कि क्या आया था कि जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, वो क्या है, डायमंड। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ओर। तो मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। जैसे देखो अल्युमिनियम का तार लगा दो, यूज करते हैं ना तार, इसमें से करंट फ्लो होता है, इस कारण नहीं यूज करते हैं। कार्बन का तार क्या नहीं लगाते हैं, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। तो कोई भी नॉन मेटल हो उसमें करंट प्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेटल है उसमें करंट प्रोड्यूस करने का क्षमता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक्सेप्शन, मरकरी और लीड ऐसा 2 नॉन मेटल है, इस बार सोडियम पोटेशियम नहीं, मरकरी और लीड ऐसा 2 नॉन मेटल है जिसमें ना ही करंट पास होता है ना ही हीट पास होता है। अब आते हैं इधर नॉन मेटल की ओर।
तो नॉन मेटल क्या है, पुअर Poor कंडक्टर conductor है। किसका, हीट Heat का भी और और light इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है, कार्बन का वही फॉर्म ही लिखा हुआ है जो कि करेंट फ्लो होता है उसमें से, वो है ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में रहता है। अच्छा ठीक है, वो क्या है, ग्रेफाइट। ऐसे तो क्वालिटी क्या होना चाहिए नॉन मेटल में, कि ना ही हीट को कंडक्ट करता है, ना ही उसमें से हीट फ्लो हो सकता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही बिजली, ना ही उष्मा। लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है इसमें से हीट भी फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। हीट कंडक्टिविटी तो समझ ही गए कि सारा नॉन मेटल हीट कंडक्ट करता है, केवल मरकरी और लीड को छोड़ के। इसमें समझ ही गए कि सारा जो नॉन मेटल है वह ना ही हीट को पास करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो हीट को भी पास करता है अपने में से, इलेक्ट्रिसिटी को भी। स्टेट की ओर, स्टेट मतलब अवस्था, कि मेटल सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होगा। तो सारा मेटल सॉलिड होता है। सारा मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। केवल एकमात्र मेटल है जो लिक्विड होता है, मरकरी होगा। वो आंसर है मर्क्यूरी। इसी का मरकरी हर एक जगह आ रहा है, ये एक्सेप्शन है। जो मर्क्यूरी है एकमात्र ऐसा है मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है। फिर से जो नॉन मेटल होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड, सॉरी हाँ, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। सॉलिड में नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे फास्फोरस जो कि सलाई के आगे रहता है। लिक्विड नॉन मेटल का क्या ले रहे हैं, जैसे लिक्विड नॉन मेटल का ब्रोमीन, ब्रोमीन। ये भी याद रखना। अगर पूछ, ये एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ये एक ही है। हाँ, गैस में एक तो कार्बन गैस लेते जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो भरा ही पड़ा है सब, ये सब क्या है, नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो ये अभी क्या पढ़े हम लोग कि जो नॉन मेटल है वो सॉलिड होता है, लेकिन केवल एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, उसका नाम है मरकरी। इसको हिंदी में कभी कभी पारा भी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं Hg से। लेकिन एक कभी पूछे एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऐसे नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो क्या जो मेटल है वो कभी गैस हो सकता है, नहीं। कोई मेटल गैस नहीं है, सारा मेटल सॉलिड है। केवल एक ही गलती से मेटल बच गया है जो कि लिक्विड है, वो है ब्रोमीन, अरे मरकरी। क्या नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, हाँ। क्या नॉन मेटल लिक्विड हो सकता है, हाँ। एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नॉन मेटल गैस हो सकता है, हाँ। भरा हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जो भारीपन कितना है इसमें, तो मेटल में हाई होता है और इसमें लो होगा, लो होता है। ठीक है, एक चीज समझ में आ रहा होगा कि पढ़ के, कि हाई 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 हर एक चीज किस में नजर आता है, मेटल में। लो 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 हर एक चीज किस में समझ में आता है, मेटल में। नॉन मेटल में। सारा अच्छा क्वालिटी किस में दिखाई पड़ता है, मेटल में। सारा थोड़ा सा खराब क्वालिटी नॉन मेटल में। एक तो याद करने का ये तरीका हो गया। दूसरा जो है, फिर से रिवीजन कराते हैं, मैलिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग सीट बना सकते हैं। तो मेटल में क्या होता है, हाई होता है। नॉन मेटल में क्या होता है, लो होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है मरकरी और लीड, मरकरी और जिंक। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, वैसा क्वालिटी जिससे हम लोग तार बना सकते हैं, जैसे कि अल्युमिनियम, कॉपर, ये सब। तब मेटल में क्या होता है, डक्टिलिटी भी हाई होता है। लेकिन केवल दो ऐसा मेटल है जिसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा तार बनाने वाला, वो है मरकरी और जिंक। और जो नॉन मेटल होता है उसमें क्या होता है, लो होता है। जो हार्डनेस होता है, सारा मेटल क्या होता है, हार्ड। लेकिन केवल दो मेटल है जो कि क्या है, सॉफ्ट, जिसको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम पोटेशियम। जो सारा नॉन मेटल है वो होता है सॉफ्ट, लेकिन केवल एक नॉन मेटल है वो है हार्ड, उसका एग्जांपल है ग्रेफाइट, डायमंड। उसका एग्जांपल है डायमंड। फिर से जो है, सोनोरिटी का मतलब होता है आवाज प्रोड्यूस करना। मेटल में क्वालिटी क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। नॉन मेटल क्या है, नॉन सोनरस, आवाज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे कि सोना चांदी गिरेगा था नीचे, छन से बोल देगा। एक फिर से एक्सेप्शन क्या है इसका, जो ऐसा मेटल जो आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है, जो नॉन सोनरस है, मरकरी। लक्चर सारा मेटल में शाइनी होता है। सारा नॉन मेटल क्या होता है, शाइनी नहीं होता, उसमें चमक धमक नहीं पाया जाएगा। लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है जो इसमें चमक पाया जाएगा, शाइनी पाया जाएगा, उसका एग्जांपल है चमकता है आयोडीन। सारा मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन कुछ मेटल है जो कि बीबीआई है, वो उसमें ना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा, ना ही मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सीजियम, गैलियम याद होना चाहिए।
फिर से मैंने ये बताया कि जो नॉन मेटल है उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो कम। होता है। लेकिन एकमात्र नॉन मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो क्या है, डायमंड। डायमंड। डायमंड का कैसे याद करवाया था कि अगर तुम पहन के चल जाओ यहाँ आपके पे पास आग बैठ के जाए। पास, तो क्या गल जाएगा नहीं तुम्हारा, गलेगा। नहीं गलेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब बिजली कंडक्ट करता है कि नहीं, बिजली फ्लो होता है कि नहीं, तो सारा मेटल में क्या होता है, बिजली बिजली कंडक्ट फ्लो कर सकता होता है, है। बिजली फ्लो हो सकता है, हीट फ्लो हो सकता है। लेकिन केवल दो मेटल है जिसमें ना ही बिजली फ्लो होता है, ये पुअर कंडक्टर है, बिजली का भी पुअर कंडक्टर है, ये हीट का भी हीट का भी। खराब संचालक है, उष्मा का भी खराब संचालक है, बिजली का भी, वो है मरकरी और मरकरी लीड। लीड। जबकि जो नॉन मेटल है उससे ना ही बिजली फ्लो होता है ना ही हीट फ्लो होता है। लेकिन केवल दो ही नॉन मेटल, एक ही नॉन मेटल है जिसमें से बिजली भी पास हो जाएगा और हीट भी पास हो जाएगा, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में पाया नोक में जाएगा। पाया जाता है। फिर से क्या है, स्टेट। ये स्टेट जो मेटल है आपका सिर्फ सॉलिड में पाया जाएगा। जाएगा। लेकिन एक पूछे कभी एकमात्र मेटल जो कि क्या है, लिक्विड है, लिक्विड। तो वो है तो वो मरकरी। मर्क्यूरी। अब फिर से जो नॉन मेटल है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में होता है। पाएंगे। एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में है उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। याद हुआ। तो ये मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में सीधा सीधी भी पूछ देगा कि मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस लिख के दिखाओ, तो इतना सारा पॉइंट है, इसे करके चार्ट बना के लिख देना। और एमसीक्यू तो पूछेगा ही पूछेगा, एक्सेप्शन बिल्कुल याद रखें, वहीं से सवाल आएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आप हम लोग पढ़ लिए थ्योरी मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है, अब इसके ऊपर सारा पॉइंट है, समझते जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हुज नेचर इज फॉर्म इज लिक्विड, कहना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। चूंकि हमको पता है कि जो सारा मेटल है वह सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आयरन, सोडियम, टीन, मर्क्यूरी। क्या होगा, मरकरी। मरकरी। मरकरी जिसको Hg से भी डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको पारा भी लिखा जाता है। ये ऐसा एकमात्र नॉन मेटल है, ये ऐसा एकमात्र मेटल है जो कि पानी के फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। याद हो गया। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से सुने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है। वहां पूछ रहा था कौन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में। तो हमको पता है कि जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, गैस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में। एकमात्र नॉन मेटल वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन। ये ठीक है ना, बोरोन नहीं, ब्रोमीन। तो तीसरा आंसर होगा। मेटल पूछे तो मरकरी, नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन। याद हो गया। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि द नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स हीट एंड करंट, मतलब कि पूछ रहा है नॉन मेटल, पहले सब पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट को भी कंडक्ट करता है, करंट को भी। अरे उल्टा बात पूछ दिया। हमको पता है कि जो नॉन मेटल है ना ही हीट को कंडक्ट करता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, ना ही मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है और ना ही हीट। लेकिन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है इसमें से हीट भी पास होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी। कौन है, ऑप्शन देखते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ये कार्बन का ही एलोट्रोप्स है और इससे जो है हीट भी पास होता है, एकमात्र नॉन मेटल ऐसा है, और इससे करंट भी पास होगा। अगर कभी पूछ दे, अच्छा हीट एंड करंट की बात आती है, तो सारा जो मेटल है, सारा मेटल हीट एंड करंट पास करता है कि नहीं करता है, करता है, बस दो को छोड़। लेकिन दो मेटल है जो कि ना ही हीट को पास करेगा ना ही करंट को। कौन है, मरकरी और लीड। मरकरी और लीड। ये ऐसा मेटल है ना ही हीट को पास करता है ना ही करंट को। तो ये एक्सेप्शन याद रखते रहे। अब यहाँ पे देखिए, द मेटल दैट फ्लोट्स व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, पानी से उपचारित करने पे तैरने वाली धातु कौन है। मतलब कोई ऐसा मेटल है कुछ से, वो अगर उसमें पानी से रिएक्ट होता है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। कल हम बताए थे, ऑप्शन पहले पढ़ो, मैग्नीज सोडियम, सोडियम कैल्शियम, मैग्नीज सोडियम या मैग्नीशियम कैल्शियम। क्या होगा, बी, सोडियम कैल्शियम। क्या होगा, सोडियम कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम। कहाँ चली गया, सोडियम और कैल्शियम, बी होगा आंसर। इसका एक ट्रिक बनाया है लिंक का। क्या, लिंक का। लिंक का मतलब ऐसा मेटल का समूह है, तीन मेटल आता है इसके अंदर, लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। ये पानी से रिएक्ट करने पे
तैरने लगता है पानी के ऊपर। लिम्का होता है ना पीने वाला, उसी से ट्रिक बना है। लिंका पानी में तैरता है, LINCA। लिंका। पानी में कौन तैरता है पानी से रिएक्ट करने पे, उपचारित करने पे? सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पर भी ट्रिक है। पानी में कौन तैरता है? लिम्का। लिम्का होता है, लिम्का पीने वाला, उसी से ट्रिक बना है लिंका। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और लो डेंसिटी होता है इसका। ये जब हम लोग क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं पानी में तैरने लगता है। पोटेशियम की जगह कैल्शियम होगा। पोटेशियम की जगह कैल्शियम होगा। हाँ कैल्शियम हो गया यहाँ पे, कैल्शियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाँ ये बात सच है कि मेटल हमेशा अधिकांश डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये भी पता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल है, इसमें से जो दिया हुआ है मैग्नीशियम, अल्मुनियम, आयरन, कॉपर, जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा पर लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो हमने बताया था कि सारा मेटल जो है एसिड के साथ सेम मैटर में रिएक्ट नहीं करता है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी, ऐसे तो हम बताएं सिंपल क्वालिटी क्या है मेटल के अंदर, कि इसके चुपचाप ये करना चाहिए कि मेटल जो है एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है अगर ये मेटल क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला मेटल सब है। जैसे ही हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल सब आ गया तो वह एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन से नीचे वाला कौन कौन होता है? सोना, चांदी, तांबा, ऐसे याद करो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यही होगा ऑप्शन ज्यादातर डी। सोना, चांदी, तांबा जो है ऐसा मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही हाइड्रोजन गैस देगा। तो क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, अल्मुनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बाउंस हो गया। मैग्नीशियम फिर HNO3 के साथ ना रिएक्ट करके दे रहा था। हाँ मैग्नीशियम वो छोड़ो ना, मैग्नीशियम की बात अभी यहाँ पे थोड़ी ना हो रहा है। मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, वो ठीक है। मैग्नीशियम जो है नहीं, HNO3 किसके साथ रिएक्ट करता है? तो सिर्फ मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम इससे भी करता है लेकिन HNO3 सिर्फ, हाँ लेकिन HNO3 के साथ कौन रिएक्ट करता है? सिर्फ तब होगा मैग्नीशियम। चलो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? मतलब केरोसिन में किसको रखते हैं? पोटेशियम और उसको पोटेशियम और सोडियम। तो आंसर 1। क्यों? कि पोटेशियम और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। काशी नाथ कमाली, ये दोनों इतना कचरा है कि बहुत रिएक्टिव होता है, इसी कारण इसको पानी में रखा जाता है। पानी नहीं, केरोसिन, सॉरी केरोसिन में रखा जाता है। पानी में भी नहीं रख सकते हैं, केरोसिन में रखते हैं क्योंकि पानी में इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन से जैसे मिलेगा जलने लगेगा, तो केरोसिन में करते हैं, याद रखेंगे। प्लस इसके बारे में और भी फैक्ट है, चलो ये बता दे रहे हैं। यहाँ से 3 सवाल पूछेगा पानी के साथ सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करता है? यही सोडियम, पोटेशियम, वाटर के साथ इतना जल्दी से रिएक्ट करता है कि रिएक्ट करके जलने लगता है। ठीक है। दूसरा से पूछता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे सॉफ्ट है जिसको चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका की रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा है? तो पोटेशियम, रिएक्टिविटी किसका है सबसे ज्यादा? सोडियम, पोटेशियम का है, सबसे ऊपर ये। फिर यहाँ पे इसके बारे में ये भी पूछता है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है? तो सोडियम, पोटेशियम भी है, सीजियम, गैलियम भी है और मरकरी भी है। तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? कम है। कितनी बार रिवीजन कराया जा रहा है, सुनते सुनते ये भी याद हो जाएगा ये सब चीज। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? धातु मतलब मेटल। किसको काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और ये सिर्फ सोडियम दिया ऑप्शन, तो इसी को मारेंगे। दोनों दिया रहता तो दोनों को मारेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ चाकू से भी काटा जा सकता है और केरोसिन में भी डुबो कर रखा जाता है। अब ये सवाल बताओ तो हम मान जाएंगे। थोड़ा बताया था कल पूछेंगे, एक्टिविटी में दिया अग्निशमन, मतलब वही फायर एक्सटिंग्विशर जिससे आग बुझाते इसे रहता है हॉस्पिटल सब में। जब उड़ गया फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे रहता है हॉस्पिटल सब में, जिससे क्या कहा जाता है? आग बुझाया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ऐसा क्या चीज रहता है भरा हुआ जिससे आग बुझ जाता है? आग बुझ जाता है। चलो हम एक चीज ऑप्शन देते हैं, हम एक हिंट देते हैं, ठीक है? बिना आंसर देखना नहीं है।
अपने से वही चीज़ यूटिलाइज करोगी तो तुमको हमेशा वो चीज़ सिखाएंगी इस क्वेश्चन से। ठीक। इसके अंदर दो चीज़ रहता है। दो चीज इसके अंदर क्या रहता है? दो चीज रहता है। जो आग बुझाने में मदद करता है। एक तो रहता है एसिड एसिड और एक रहता है मेटल। जो खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग सोडा, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, या फिर उसी को बोलते हैं NaHCO3, उसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, अब बताओ, आंसर चुन के बताओ क्या होगा। तो बेकिंग सोडा वाला देखते कहाँ। तो देखो हम क्या बताएं कि इसके अंदर वो एसिड भी रहेगा, वही आग बुझाता है, और प्लस खाने वाला सोडा मिला रहता है, तब सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, ये ऑप्शन होगा। नहीं। अल्युमिनियम का सल्फेट नहीं, ये नहीं रहता है। सोडियम कार्बोनेट रहता है। कार्बोनेट ऊपर भी तो था। नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोले। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वो छुटा हुआ यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाइकार्बोनेट। अब इन दोनों ऑप्शन में से चुनना रहेगा तो किसको चुनोगी? कौन सल्फेट एक जगह लिखा है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, एक जगह लिखा है डाइल्यूट सल्फेट, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि वो सबसे रिएक्ट करता है। यही चीज सिखाना चाह रहे थे। आंसर क्या होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने पहले ही सिखाया था कि मोस्टली जो मेटल है क्या चीज से रिएक्ट करता है? डाइल्यूट से रिएक्ट करता है। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर में निकालेगा, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा उसमें से जो आग को बुझाएगा। तो यही बात सिखा रहे थे कि जो क्या होगा यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि मोस्टली मेटल यहाँ पर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट में मेटल क्या है? सोडियम। चलो इसका रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। और जो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होगा? मेटल अगर हम बताए थे मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस ऐसे ही निकालता है, ये सब चीज़ करता है। चलो यहाँ पे लिख रहे हैं मेटल कार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, इसका बहुत सारा नाम है। प्लस एसिड की जगह पे यहाँ पे ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, तो इसमें से निकल जाएगा NaCl, ऐसा ही कुछ NaSO4 का होल गैस ऐसा ही कुछ बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था कि डाइल्यूट H2SO4 मिला रहता है। यही कॉन्सेप्ट है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और बुक में भी दिया है एसिड बेस में का, उसका सवाल यहाँ पे करा रहे। आंसर क्या होगा? डी। तो आपसे याद रखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है, बता? डाइल्यूट एसिड और सोडियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ लिखा हुआ भी डाइल्यूट H2SO4 NaHCO3, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो 4D आंसर होगा इसका। चलिए अब यहाँ पर सवाल देखिए, विच मेटल हैविंग ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कौन सा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है सबसे हाईएस्ट है? ये मैंने बताया था कि मेटल का जो होता है हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों हाई होता है। नॉन मेटल में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो किस मेटल हाई तो होता है, लेकिन कोई एक मेटल है ऐसा जिसका सबसे ज्यादा हाई होता है, वो क्या किसका होता है? कॉपर, निकल, सिल्वर, टंगस्टन, किसका होता है? टंगस्टन का होता है कि सबसे हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा मेटल है। क्यों? कि हम बताए थे कि 100 रुपये वाला पुराने जमाने के बल्ब के अंदर यही लगा रहता था। अब पूछे कि कौन सा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है? पोटेशियम, सोडियम, गैलियम, मरकरी, सीजियम। किस नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? इसे तो होना चाहिए कम, लेकिन एक ऐसा है जिसका ज्यादा होता है। पोटेशियम है नॉन मेटल। डायमंड जलता नहीं है आग के पास, मतलब ठीक है। जल्दी ये हो गया, ठीक है। तो टंगस्टन आंसर हो गया। कभी कभी इसको ऐसे भी घुमा सकता है, सिंबल भी दे सकता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। इसके एग्जाम में ऐसा खचरा किया जाता है। अच्छा। धातु का गलनांक ऊंच होता है, मतलब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ऊंच होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को इसके सामान्य गुण का अपवाद है? मतलब मेटल का तो मेल्टिंग पॉइंट ऊंच होता है, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो इसका ये प्रॉपर्टी का क्या है? एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है।
गैलियम, तांबा, लोहा, सोडियम। गैलियम, गैलियम और सोडियम दोनों है ना? गैलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, पोटासियम हो गया, मरकरी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सीजियम हो गया। पांच है। देखिए इसमें एक आंसर कोई चुनने के लिए करा था, गैलियम चुनेंगे। गैलियम का और भी कम होता है, सोडियम से भी कम। ठीक है, अब ये सवाल बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव ए लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा? किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? सोना, चांदी, मरकरी, कॉपर। मरकरी। मरकरी, मरकरी एकमात्र मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। कम होता है। तो आंसर सी, C। नीचे लिखा हुआ अभी। अब हम वही बोल रहे थे, ट्रिक, ट्रिक तुमको बता रहे हैं। मेटल, ये याद कर, किसका ट्रिक बता रहे हैं? इसका ट्रिक बता रहे हैं, जिससे तुमको ये याद हो जाएगा कि किस किस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। ठीक है, हाँ। मतलब किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट के गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु कम है। तो इसका ट्रिक है पीसीएस। गुड मॉर्निंग। पीसीएस मतलब जो हम लोग यूपीएससी देते हैं उसको बोलते हैं पीसीएस का एग्जाम। तो पीसीएस गुड मॉर्निंग, जीएम। पीसीएस गुड मॉर्निंग। पी से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एस से क्या हो जाएगा? सोडियम। सी से क्या हो जाएगा? सीजियम। जी से क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। जी से क्या हो जाएगा? गैलियम। एम से क्या हो जाएगा? मरकरी। फिर वो जी से हो जाएगा जिंक के, समझ जाओ। और एम से क्या हो जाएगा? मरकरी। पीसीएस जीएम। पी से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सी से क्या हो जाएगा? सीजियम। एस से क्या हो जाएगा? सोडियम। फिर जी से क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट और गैलियम और जिंक। एम से क्या हो जाएगा? मरकरी। तो ये ऐसा नॉन मेटल है, इसको एकदम, सॉरी ऐसा मेटल है ये सब, इसको एकदम याद रखना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इन सभी में भी सबसे ज्यादा कम किसका होता है? मरकरी। गैलियम। गैलियम मरकरी से भी कम होता है। मरकरी सॉरी, सबसे कम मरकरी का होता है। ठीक है, इन सभी में भी सबसे कम किसका होगा? मरकरी का। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड से कम होता है। ए नॉन मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? हाई होगा। डायमंड। हाई होगा, वो है डायमंड। ठीक है, डायमंड होगा। डायमंड ग्रेफाइट दोनों को होता है, लेकिन ऑप्शन में डायमंड नहीं दिया रहा तो क्या मानेगा? ग्रेफाइट मानेगा। अब ये वाला सवाल देखो, ये सवाल खुद से बनाना, वही है एसिड बेस मेटल। ठीक है, ए मेटल विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसा मेटल है जो हीट का क्या है? पुअर कंडक्टर है। लीड। कौन धातु इसमें का खराब सुचालक है? लीड। ऐसे तो मेटल में क्या क्वालिटी है कि हीट भी ज्यादा अच्छा से फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा से, लेकिन दो मेटल है जिसमें ना ही हीट फ्लो होगा अच्छा से, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? मरकरी और लीड। तो सीसा, इसको बोलते हैं, पीबी से भी डिनोट करते हैं लीड को। एक मरकरी तो होता ही है, Hg, जिसको पारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, एक सेकंड, ये हो गया एक पार्ट। अब हम लोग एक नए सेगमेंट की ओर जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में। ये टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड से आपका जुड़ेगा, क्योंकि जब कार्बन एंड कंपाउंड मैंने पढ़ाया था तो आपको एक बॉन्ड पढ़ाया था। इस बॉन्ड का नाम क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक तरफ आप आयोनिक बॉन्ड को मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं, हाँ। एक तरफ कार्बन एंड कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। टीचर इस दोनों को अलग अलग करके पढ़ाता है। हाँ। मैंने भी कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया है, लेकिन अब हम इस दोनों को एक साथ जोड़ के भी पढ़ा देंगे, ताकि आपका दोबारा से कोवैलेंट बॉन्ड भी रिवीजन हो जाए और इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आ जाए, लिखने समझ में आ रहा है तो कहाँ एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर जुड़ जाएगा। इसके लिए पहले मैंने कल आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए कल मैंने ये चीज बताया था, ये चार्ट पढ़ाया था। हाँ। ये चार्ट में क्या पढ़े थे कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? इसी कारण इसके ऊपर एक चार्ज आता है जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसी कारण मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन जो नॉन मेटल है वो अपने पास क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेगा। इसी कारण इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ये चीज समझा दिए थे। हाँ। मतलब हमको मेटल नॉन मेटल पढ़े तो एक चीज समझ में आया कि मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है
और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता लेता है। मतलब इस दुनिया में अगर कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी है। तो अगर कोई किसी को दे रहा है तो कोई लेने वाला भी होगा। यही देने वाला जब एक दूसरे को लेने वाला बन जाएगा तो इस दुनिया में कोई रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये रिश्ता बनेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो नहीं बनेगा। ये रिश्ता बनेगा आयोनिक बॉन्ड का। आयोनिक बॉन्ड का रिश्ता बनेगा। मतलब इसका मतलब हम समझ गए कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। इसका मतलब हम समझ गए कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है इसको समझिए। मेटल है ये। मेटल है। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अरे नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पास रखेगा। ले लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। ये इलेक्ट्रॉन ये तो दे दिया और ये ले लिया। हाँ। लेकिन इसके बदले में ये कुछ दिया इसको नहीं। तो ट्रांसफर है ना हुआ कि शेयर हुआ? यहाँ पे नहीं, ट्रांसफर हुआ। ये शेयर हुआ कि ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर हुआ ना। स्थानांतरित हुआ। मतलब शेयर मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को लेन देन करे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? दिया जा रहा है। ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी ट्रांसफर कैसे हुआ समझ में आ गया तुमको? तो जब इलेक्ट्रॉन जब कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित के कारण बने तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और ये क्या ट्रांसफर की सुविधा हर एक में होती है क्या? एक मेटल, अब एक और चीज पूछते हैं। मेटल नॉन मेटल को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, लेकिन क्या नॉन मेटल को दे देगा? नहीं। यहाँ देखो, क्या मेटल को दे देगा? नहीं। यानी कि आयोनिक बॉन्ड मेटल के बीच में नहीं होता है। नहीं बन सकता। नॉन मेटल के बीच में नहीं हो सकता है। तो बनेगा किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल के बीच में। समझ में आया? हाँ। रटना पड़ रहा है? नहीं। अब ये क्या है? ये तो समझ गए कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है। हाँ। अब आयोनिक बॉन्ड तो अभी पढ़ रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड तो पहले ही पढ़ा दिए थे। हाँ। लेकिन उसको फिर से रिवीजन कराते रहे, ठीक है ना? ठीक। तो सुनो, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से तो हम समझ गए कि एक देगा और एक नॉन मेटल ले लेगा। इससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन के शेयर से क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? जैसे मान लो शेयरिंग होने का चांस क्या है कि मेटल के बीच में शेयर हो जाए। अच्छा। मतलब मेटल दे रहा है और ये भी मेटल उसको दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। मेटल के बीच में नहीं बनेगा। अच्छा। नॉन मेटल और नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए आपस में, अब एक दूसरे को कुछ दे कुछ ले, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल के बीच में नहीं होगा? नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको हिंदी में लिखा है, इसके आगे इंग्लिश में भी दिया है, सारा चीज तुम समझ सकते हो। ठीक है, तुम पहले हिंदी में समझो क्योंकि याद यहीं पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल कैसे कैसे आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। तो पूरा आयोनिक पूछ रहा है तो आयोनिक का पूरा पॉइंट लिख दो, कोवैलेंट पूछ रहा है तो कोवैलेंट का। या फिर पूछ सकता है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताइए क्या है। ठीक है, तो देखो एक जगह दिया हुआ है इधर क्या आयोनिक बॉन्ड, एक जगह दिया हुआ है क्या कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस दोनों के बीच में क्या अंतर है वो बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो आयोनिक बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। बता दिए किस तरीके से ट्रांसफर होगा। हाँ। ट्रांसफर होगा मतलब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि इसमें मेटल जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब आते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे NaCl या KCl। पूछे NaCl में कौन बॉन्ड है तो तुम बोलोगे आयोनिक बॉन्ड है। तब पूछेंगे हम कि कैसे पता कि इसमें आयोनिक बॉन्ड है,
तो Na क्या है, मेटल, Cl क्या है, नॉन मेटल। इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम लोग आयोनिक आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं। KCl, के क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, Cl क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड, नॉन मेटल। नॉन मेटल, इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि मेटल नॉन मेटल को नॉन दे मेटल देगा। दे ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया हाँ। कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि मेटल दे देगा नॉन मेटल को। एग्जांपल क्या होगा, जैसे NaCl, KCl। Na में NaCl में Na क्या हो गया, मेटल, Cl क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, तो Na दे देगा Cl को। फिर इसी तरीके से KCl में K क्या हो जाएगा, मेटल, और Cl को दे देगा नॉन मेटल, Cl हो गया नॉन मेटल, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का दानी होता है, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्षुद्र होता है। अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की ओर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण ही जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच आर फॉर्मेड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्मेड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल किसके किसके बीच में शेयर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कभी ऐसा पूछ, इसका एग्जांपल क्या है, CH4 CH3 COOH। देखो कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। समझ में आ रहा है, एकदम कोई रटना पड़ रहा है नहीं। तो ये सब नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और ये भी बात बताया हमने कि कार्बन कंपाउंड, ये सब क्या है, कार्बन कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे कि CH4 हो गया या CH4 हो गया या फिर CH3 COOH हो गया, ये सब क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पर क्या है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जो आयोनिक बॉन्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, क्यों लो होता है, दिमाग लगा सकते हो, ये रट रहे हो सीधे, हाई लो। नॉन मेटल आप बोले कि उसका इतना पहले सोचते थे नहीं। जो नॉन मेटल, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बन रहा है, तो क्या ऐसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच बन रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड। इसका हम कह दिए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन किसी से सवाल पूछ दिए कि क्यों लो होता है, बहुत रट लेगा 99% बच्चा, लेकिन क्यों लो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इधर क्या होता है, हाई होगा इधर, क्योंकि इसमें एक मेटल आ जाता है। जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये केवल पानी में सॉल्युबल होता है। किस में सॉल्युबल होता है, पानी में। लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में इनसॉल्युबल होता है। जैसे कोई भी आयोनिक बॉन्ड ले लिए, जैसे कि NaCl नमक है, हाँ। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक। कैसे पता, क्योंकि इसको नमक बोलते हैं हम लोग, हाँ। कैसे Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। इसको पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन केरोसिन में घोलना चाहे तो नहीं घुल पाएगा सही से, हाँ। पेट्रोल में घोलना चाहे तो नहीं घुल पाएगा। दूसरी तरफ जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पानी में घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता, उल्टा होता है, पानी में नहीं घुलता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की ओर, कंडक्शन की ओर। तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है कि मेटल में क्वालिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, भले ये नहीं कर पाए लेकिन ये तो कर देगा ना। तो इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड में हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें भी याद रखना है कि जब आयोनिक बॉन्ड लिक्विड या मोल्टेन फॉर्म में हो, पिघला फॉर्म में या पानी के फॉर्म में हो, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन जब ये सॉलिड के फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब मेटल जो होगा उसका एग्जाम्पल मरकरी होना चाहिए। तो आपको पता यही चलना चाहिए कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन केवल लिक्विड स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करता। क्यों नहीं करता इसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। नॉन मेटल में टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, इसी कारण कोवेलेंट बॉन्ड कंडक्ट कर पाएगा नहीं केवल। लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो कंडक्ट कर सकता है,
वो कब किसके बीच में है वो, किस इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेफाइट ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। ऐसे भी बताया था कि सारा नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट कर देता है। तो समझ में आया? तो मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या, एक कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, याद हो गया? मैं फिर से कि ये इलेक्ट्रॉन के आयोनिक बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हो जैसे NaCl KCl, इसमें एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये कार्बन के बीच में बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बनेगा, या फिर तुमको नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो आयनिक बॉन्ड है उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है। लेकिन जो आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम पाया जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल से ही बनता है ये मिलकर, और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर से जो आयोनिक बॉन्ड है वो केवल किस में सॉल्युबल होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे कि नमक केवल वाटर में सॉल्युबल होगा, पेट्रोल और केरोसिन में सॉल्युबल नहीं होगा। फिर से जो आयोनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनता है। जो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का क्षमता होता है। और फिर ये भी बताए थे कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो, लेकिन इसका कंडीशन है कि आयोनिक बॉन्ड अपने हर एक अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जब वो केवल लिक्विड हो या मोल्टेन अवस्था, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ अवस्था में हो तभी, लेकिन जो सॉलिड अवस्था में होगा तो नहीं करेगा। जबकि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी अवस्था में हो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ तुम्हारे बुक में ये कि मेटल लूजर डोनर गेनर कौन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में करके, ठीक है। फिर से याद देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये लिखा हुआ है, एक कंबाइन करेगा, इससे एक में कम एक में ज्यादा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, क्या चीज़ से बनता है, सॉलिड हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है ये लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी इसका क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब बताओ वो याद करोगे कि ये कितना आसान है, वो एक बार में याद हो जाएगा, दोनों मेटल भी याद हो जाएगा, नॉन मेटल सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड भी याद हो जाएगा, और आयोनिक बॉन्ड भी, तो यही से याद करेंगे, ठीक है। अपने से भी बना के लिख सकते हो। अब ये देखो ये सवाल, हम लोग आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया, अब इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। विच ऑफ, कहाँ चले गए पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मतलब बोल रहा है कि डायमंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयोनिक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, कोवेलेंट की नॉन ऑफ दिस। कोवेलेंट, क्योंकि डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कार्बन क्या है, ये बहुत सारा कार्बन कार्बन से मिलकर बनता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया और मीथेन हो गया, ये सब कार्बन कार्बन से मिलकर बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, ये फिर एक कार्बन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। तो इनडायरेक्ट पूछे डायमंड में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। ग्रेफाइट में कौन बॉन्ड, कोवेलेंट। ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। C2H5OH, कोवेलेंट है। इसे लिखते हैं ना C2 अल्कोहल को, C2H5OH मुंह क्यों बना रहे हो इसे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सब तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हो गया ना आंसर, कोवेलेंट। यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो ये सवाल, कार्बन एग्जिस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन जो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो कार्बन कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दो फॉर्म में रहता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी, जो गाड़ी से निकलता है धुआं, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से यहाँ पे सवाल देखो, यहाँ पर क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, मतलब कौन होगा। ये फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है C2H5OH अल्कोहल, ये क्या है NaCl एक्वस।
बताओ इसमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? बी और डी दोनों कर सकता है। बी और डी दोनों दोनों, कर बस सकता फंस गए। ऑप्शन होगा सिर्फ डी, ऑप्शन होगा सिर्फ डी। डी। अब एक कैसे? एक पे आते हैं। पहले C6H12O6, इसका मतलब होता है ग्लूकोज। लिख के नहीं देगा ग्लूकोज, लिख के भी देगा या फिर फॉर्मूला भी देगा, समझना होगा। ठीक। ग्लूकोज बताएं अभी थोड़ा देर पहले, ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे भी नहीं रटे हो तो ये भी तो देख के बता दो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि सारा क्या है? नॉन मेटल है। तो क्या कोवैलेंट बॉन्ड कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? नहीं। तो ये ऑप्शन छट गया। KCl को क्यों छाट रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए KCl कैसे लिखा हुआ है, KCl। के क्या है? पोटेशियम। मेटल। Cl क्या है? नॉन मेटल। तो हमको पता है कि मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। लेकिन क्या आयोनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? नहीं। केवल मोल्टेन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में। जबकि यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है छोटा सा सॉलिड। अच्छा। कि यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है ये फंसाने के लिए। ये केसी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सॉलिड फॉर्म में इतना ही कंडक्ट करेगा। यहीं पे अगर ये एक्वस लिख देता ना, AQ, तब कर देता। तो देखेंगे कि वो आयोनिक बॉन्ड है कि क्या, प्लस बगल में एक्वस लिखा है कि सॉलिड लिखा है, छुपा चीज है। मैंने ये नहीं देखा कोई, तो मतलब ये नहीं लिखा हुआ होगा तो तब कर सकता है। KCl कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सॉलिड लिखा है, इसका नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्वस लिखा रहता तो कर देता, और लिक्विड लिखा रहता तो भी कर तब भी कर देता। गैस और ये सॉलिड तब नहीं नहीं कर लिखा। सकता। ये C2H5OH, इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में भी कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट। तो ये भी नहीं करेगा, ये इस कारण नहीं कर रहा है। आयोनिक बॉन्ड तो है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में, एस लिखा है ना ब्रैकेट में, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में, इस कारण ये भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ये कर देगा क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड भी है प्लस एक्वस फॉर्म में भी दिया हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब तुम्हारा सवाल आता है कि क्यों, कभी सवाल आता है कि क्यों जो आयोनिक बॉन्ड है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि मोल्टेन फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। एक सेकंड देख रहे हैं, मोबाइल अपने हो जाए। क्यों करता है और क्यों नहीं करता है? तो ये सवाल भी यहाँ पे ऐसे भी सवाल सकता है, वाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। MCQ के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि आयोनिक कंपाउंड जो है लिक्विड स्टेट में नहीं करता है, जबकि लिक्विड स्टेट में करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। तो देखो इसे फिगर बना के लिखेंगे एग्जाम में, ये है सॉलिड, ये है मोल्टन और लिक्विड फॉर्म। सॉलिड के बीच में स्पेस क्या होता है? कम। भरा रहता है। अरे भरा रहता है तो कम रहता है ना स्पेस बीच में। हाँ, स्पेस बीच में। जबकि लिक्विड और गैस के बीच में स्पेस क्या होता है? ज्यादा। तो जो सॉलिड है, यहाँ पे मान लो कि आयन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन है, तो ये क्या है? मूव नहीं हो पाएगा फ्रीली। मूव नहीं हो पाएगा तो चार्ज कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा? अच्छा। जबकि लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, गैपिंग ज़्यादा रहेगा। तो गैपिंग ज़्यादा है तो इसको मूवमेंट करने का अवसर भी मिलेगा। ये इधर की ओर मूव कर जाएगा, वो उधर की मूव कर जाएगा, आयंस मूव कर जाएगा इजिली। इसी कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ, ये फिगर बनाएंगे। सॉलिड, ये है मोल्टेन एक्वस सॉल्यूशन। आयन फिक्स्ड इन सॉलिड फॉर्म सो कैन नॉट मूव। आयंस आर फ्रीली टू मूव इन लिक्विड एंड इसमें गैप नहीं दिखाना, इसमें पूरा गैप दिखा देना। सिंपल आंसर जवाब मिल गया, यही चीज है। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन सॉलिड। हाँ वो लिख सकते हैं, इतना तो है, कम है, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बेंजीन के बारे में बताए थे कि बेंजीन ये कार्बनिक कंपाउंड का सवाल है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर सी पहले तो इसे 1 2 3 4 5 यहाँ बता रहे 6, इसका सवाल पूछता है हमेशा। ये हो गया। देखो सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 वो सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। डबल बॉन्ड पूछेगा बेंजीन में कितना पाया जाता है, तो ये एक और बॉन्ड लग जाता है किसी में। अच्छा से बना, रुक जाओ गलती बन गया। सी इसको रटना पड़ेगा। सी ये बेंजीन के बारे में इसे पूछता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कितना है? वाइट कलर से शो कर रहे हैं 6 वो। डबल बॉन्ड 7, पहले एक को छोड़ के फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर एक को छोड़ के फिर यहाँ पे आएगा 1। सिंगल बॉन्ड ए वो होता है कार्बन कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कितना है? 6 वो।
कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना है? 6। कार्बन कार्बन के बीच में 3। ये देखो ये सब कार्बन कार्बन है। अच्छा अरे सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखो यही बना हुआ है। डबल बॉन्ड कब होता है? 3 वो। यहाँ से याद कर लो। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में पूछे तो 3 वो। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के पूछे तो 3 वो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पूछे तो 6 वो। तो ये ऑल ऑफ दिस सही होगा, सारा ऑप्शन यानी कि सही है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आज पढ़ के देख ले। एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है वो बॉन्ड? 6 वो। सिंगल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है बॉन्ड? अब ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना? 3। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना? 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 3, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड 6। ये हो गया बेंजीन। इसे बनाने भी आना चाहिए, याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड? इसमें से कौन कंटेन करता है आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों? मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, रटना पड़ेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस करा रहे क्वेश्चन, इसमें एक दो करा देते हैं जिसमें से क्या हो आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों होते ही रटना पड़ता है डायरेक्ट। NaOH जो होता है ना एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, याद है? एसिड बेस में याद कराते हैं। ये इसमें आयोनिक बॉन्ड भी प्रॉपर्टी शो करेगा ये, और कोवैलेंट बॉन्ड भी। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा कंपाउंड जैसे KCN, NH4Cl, NaNO3, NH4S, BaCN2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3, K2SO4, NaOH, CH3। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, K2SO4, एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH। वो याद रख सकते हैं। ये जो आयनिक बॉन्ड भी होगा इसके अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड भी, एक साथ 2 बॉन्ड। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, K2SO4, NaOH। ये 10th में नहीं पूछेगा, मन करे तो कर सकते हैं आगे के लिए। अब आ रहा है तो दे दे। इसमें से कौन है जो आयनिक का कोवैलेंट बॉन्ड दोनों शो करेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसमें से कौन है जो आयनिक का कोवैलेंट बॉन्ड दोनों शो करेगा? क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस बताया था NaOH। क्या क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट याद करिए। NaOH, NH4Cl, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर एक K2SO4 नहीं कुछ और था। आयोनिक बॉन्ड किसके द्वारा फॉर्मेट होगा? एट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, कंबाइनिंग ऑफ आइटम और यूज इलेक्ट्रॉन, टू मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट, गलत। 2 मेटल से थोड़ी होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत। कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। 20 दोनों में बच्चा क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। एट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, यही तो होगा। एक मेटल के पास रहता है, एक नॉन मेटल, एट्रैक्शन होगा तो 1। आइटम का थोड़ी कंबाइनिंग होता है, चार्ज से ना बनता है। तो ये गलत, ये सही। पहला सही। यहाँ पे चूज करना, सेलेक्ट द कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन कोवैलेंट बॉन्ड दिया हुआ है? NaCl, KNO3, CCl4, CSO4। हमको नहीं पता, रटने की कोशिश मत करो। यहाँ पे इसमें पूछ रहा कौन किस में कोवैलेंट बॉन्ड है। NaCl में खोजते हैं। NaCl ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, गलत। ये तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। KNO3 ये भी मेटल है। KNO3 के क्या होता है? मेटल, ये नॉन मेटल, तो ये गलत। ये भी कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड है। CCl4 ये क्या है? नॉन मेटल। ये क्लोरीन भी क्या होता है? नॉन मेटल। कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। तो क्या हो जाएगा? CClO4। CSO4 क्यों नहीं होगा? CaSO4 इसको बोलते हैं कैल्शियम, जिसके लास्ट में M लग जाए वो क्या हो जाता है? मेटल। ये है मेटल और ये सल्फेट, ये नॉन मेटल, सल्फर ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ये क्या कोवैलेंट बॉन्ड होगा? नहीं देखो, अच्छा दोनों होगा। 3 और 4 दोनों है फिर आंसर। यही होगा। ठीक है। SO4 शायद वो होगा, मेटल ही होगा। चलो ये कुछ हो गया होगा उसमें। कार्बन एटम्स फॉर्म बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहता है? कौन बॉन्ड से? ये पूछ रहा है। आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, हाइड्रोजन। क्या होगा? कोवैलेंट। अब ये हो गया। एक चीज और देख लो, हम बता ही दिए थे कि का ये अब थोड़ा एलोट्रॉप्स थोड़ा बोल रहे थे, 3-4 क्वेश्चन बाकी है उसमें का। कार्बन एंड कंपाउंड का वही है। तो एलोट्रॉप्स का मतलब बताए थे कि वैसा
चीज होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होगा सेम, सेम लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज होता है। मतलब बोल रहा है कि कार्बन का जो 3 फॉर्म है, कार्बन के 3 रूप है, कार्बन का 3 एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एक डायमंड, एक ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरेंस। तो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों कार्बन का क्या है, अगर मान लो एलोट्रॉप है एलोट्रॉप तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, होगा, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी property भौतिक गुण क्या होगा अलग होगा। अलग होगा। तो यहाँ पर ये सवाल है कि डायमंड है और ग्रेफाइट है, इन दोनों के मध्य में कौन सा गुण धर्म यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा, एक समान होगा, केवल भौतिक गुण, क्या केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं फिजिकल केवल रासायनिक गुण, हाँ केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ही तो सेम होता है, लेकिन जो भौतिक रासायनिक यानी कि केमिकल फिजिकल नहीं। बस इतना याद रखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूछ रहा है डायमंड ग्रेफाइट के बीच में क्या सा प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए था। हमको पता है कि डायमंड हो या ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और चूंकि एलोट्रॉप्स में हमको बताया गया कि एलोट्रॉप्स में केवल रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और जो भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है अलग। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एलोट्रॉप्स मतलब रासायनिक गुण समान, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, भौतिक गुण असमान यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। अभी डायमंड ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी पढ़ ले। डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, जो पेंसिल के पीछे होता है नोक में। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। हुआ ना फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही देखते हैं कि किसका इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। डायमंड क्या है, सबसे हार्ड है, लेकिन जो ग्रेफाइट क्या है सॉफ्ट होता है। फिर से जो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 900 डिग्री के आसपास, ये भी हाई होता है लेकिन डायमंड से कम होता है ग्रेफाइट का, इसका 700 डिग्री के आसपास ही होता है और जल के कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जो डायमंड होता है कभी बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये बिजली उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। होगी ना फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस लिए पाया जाता है, क्योंकि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इस दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ही इसमें जो ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट कर देता है। लेकिन डायमंड के पास, डायमंड से हीट पास हो जाता है, लेकिन ग्रेफाइट से हीट पास नहीं होता है। अच्छा सर, ग्रेफाइट से भी हीट पास होता है, डायमंड से भी पास होता है, लेकिन डायमंड से कम। डायमंड भी कार्बन के एलोट्रॉप्स है और ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। इसका मतलब इस दोनों में कौन सा क्वालिटी सेम पाया जाएगा, बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल उल्टे बोल रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। आइए अभी सवाल को सॉल्व करते हैं, ये सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट सवाल है। Which one of the following statements is correct about diamond and graphite? डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या सही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव ए सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, गलत। दोनों इक्वल, दोनों प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। ना इसके पास भौतिक गुण समान होगा, ना ही रासायनिक गुण, कोई एक गुण समान होता है, वो खोज नहीं आता। दोनों की बात करती है। डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ, सही है। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट स्मूथ है, यही सही आंसर है। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट बिजली को उत्पन्न कर सकता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, गलत। ग्रेफाइट का अलग संरचना है, डायमंड का अलग। यहाँ पे सही सिर्फ कौन स्टेटमेंट था, टू। याद रखें, ये पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में क्या होता है, एक बार जल्दी से बोल दे, कौन सा सेम क्या रहेगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। अलग क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। अब ये वाला सवाल सिर्फ करके दिखा दो। Which of the following statement are usually correct for the carbon compound? कार्बन कंपाउंड के बारे में क्या चीज सही दिया है, कार्बन यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है। आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही सही होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बना दिए, डी सही होगा। एक बार अपने से बना के देख लेना। यहाँ देखो, ये कुछ कार्बन का कंपाउंड दिया है, जिस ये एसिटिक एसिड, कार्बन के बीच में है ना कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड से बना, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मिथेनॉल, सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम दिया हुआ है। तुमको पता थे इथेनॉल के याद करने के लिए याद है, इथेनॉल का 150 मेल्टिंग पॉइंट और 350 बॉइलिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड का 200, 391।
अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है कि डैश डज नॉट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, किसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल, एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप किसमें नहीं है? तो कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा रहा है तो क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें से देखो किसके स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा रहेगा, तो इथेनॉल इसमें भी लगा रहता है, कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, एल्डिहाइड में भी, लेकिन इथेनॉल में डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? COH। आइए हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें डबल बॉन्ड ओ है। हाँ ये ईस्टर, इसमें डबल बॉन्ड ओ है। ये कीटोन, इसमें डबल बॉन्ड ओ है। ये एल्डिहाइड, इसमें भी डबल बॉन्ड ओ है। डबल बॉन्ड ओ सी, डबल बॉन्ड ओ का ही मतलब क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। यही ना पूछ रहा था सवाल में। तो इस एल्डिहाइड में भी होता है, ईस्टर में भी होता है और कीटोन में भी होता है, लेकिन अल्कोहल में कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे होता है? COH। इसमें कहाँ है डबल बॉन्ड? सिंगल ही बॉन्ड तो है, तो सिर्फ वो होगा। हो गया। बाय ऑल दी बेस्ट। मैंने ये पढ़ाया, आपका लास्ट होगा इसका चैप्टर का।